जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। विहान का गुस्सा उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा था। अबे ओ, रुक, जाता कहां है? अनिका ने विहान को रोकने या फिर शांत करने की कोई कोशिश नहीं की। शायद वो भी इस तमाशे को एंजॉय करना चाहती थी। नक्श ने पहले तो अनिका के सामने विहान का भांडा फोड़ा और उसे पूरी तरह से एम्बैरस किया। उसके बाद नक्श ने अपनी ही बीवी को सलाह भी दे डाली, जो पिछले 2.5 सालों में उसने पहले कभी नहीं दी थी। लेकिन अनिका की खरी खोटी सुनने के बाद अब नक्श कोई बात नहीं करना चाहता था। नक्श का ये एटीट्यूड विहान से बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी चाल बढ़ाते हुए नक्श का पीछा किया। अबे भाग कर रहा है, बहरा है क्या? तब से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? नक्श ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अबे तू है कौन? तेरी औकात क्या है? तूने मेरे सामने मेरे गिफ्ट का मजाक उड़ाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं तू मार्केट में जाके खुद को बेच भी देगा ना, तब भी वो नकली हार नहीं ला पाएगा। बड़ा है बात करता है। तुझे ना तुम्हारी मार्केट वैल्यू पता होनी चाहिए। 0 डब्बा। बोल। जब कोई आपकी खामोशी का फायदा उठाने लगे तो बोलना जरूरी हो जाता है। पहली बात, जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो मेरी बीवी है, तो बेहतर यही होगा कि तुम इससे दूर रहो। दूसरी बात, तुम्हारा दिया हुआ हीरे का नकली हार की कोई जरूरत नहीं है, ये मैं खुद इसे लाके दे सकता हूं। तो अपना ये ढोंगी दिखावा बंद करो। तीसरी बात, जिसकी खुद की जेब में नोट नहीं होते, वो चिल्लर बजा के दिखावा नहीं करते। और एक बोनस बात, दोबारा इस पेन को टच किया ना तो मैं तेरा हाथ तोड़ दूंगा। नक्श ने विहान को अपने स्वैग के दर्शन करवा दिए थे। इसी के साथ नक्श ने विहान को एक बाजू ढकेला और ऑफिस से बाहर निकल गया। नक्श के वहां से जाने के बाद कुछ देर तक विहान वहीं खड़ा रहा, लेकिन इतनी बेइज्जती होने के बाद वहां रुकने का कोई सेंस नहीं था। तमाशा खत्म होने के बाद अनिका भी ऑफिस के अंदर चली गई। क्या देख रहे हो तुम लोग? गेट बैक टू वर्क। ये अंजी कॉर्पोरेशन का ऑफिस था, जिसकी चेयरपर्सन अनिका थी। अपने कैबिन में जाने के बाद अनिका गुस्से से आग बबूला हो रही थी। पिछले कुछ महीनों से अनिका की कंपनी के हालात ठीक नहीं थे। वो मुश्किल से उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या करे उसे ये समझ नहीं आ रहा था। तभी उसे विहान मिला और जब उसकी दोस्ती विहान से हुई तब जाकर उसे पता चला कि वो एक बहुत बड़े परिवार से ताल्लुक रखता है। और बस यहाँ से अनिका ने विहान को अपने जाल में फंसाना शुरू किया। और आज विहान न सिर्फ उसकी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है, बल्कि मेजर इन्वेस्टर भी है। और विहान की वजह से ही अनिका की कंपनी अभी चल रही है। इस कंपनी के सारे लॉसेस विहान ही बेयर करता है और अनिका को इसकी बहुत जरूरत भी है। अनिका का विहान से दोस्ती करना कोई आसान काम नहीं था। कितने पापड़ बेलने के बाद वो उसके करीब आ रही थी। सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अनिका के प्लान के मुताबिक हो रहा था। लेकिन नक्श ने आकर आज सब कुछ बिगाड़ दिया। जो लड़की तुम्हारे सामने खड़ी है ना, वो मेरी बीवी है। क्या जरूरत थी उसे विहान को ऐसा कुछ कहने की? हार भले ही नकली था, लेकिन ये सब कहकर उसका ईगो हर्ट करने की क्या जरूरत थी? अब पता नहीं वो उसकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा या नहीं। अगर वो आज नक्श को अपने साथ नहीं लेकर आती तो अभी विहान उसके साथ बैठा होता। अंजी कॉर्पोरेशन के ऑफिस से बाहर आकर नक्श काफी खुला खुला महसूस कर रहा था और नक्श इस शुरुआत को बरकरार रखना चाहता था। तभी अचानक से नक्श का फोन बजा और जब उसने स्क्रीन पर अपने दादाजी का नाम देखा तो उसके चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई थी। मिस्टर भानुशाली, व्हाट अ कोइंसिडेंस। मैं भी आपको फोन ही करने वाला था और देखिए आपका फोन आ गया। अच्छा नक्श बेटा, तुम्हें अपने दादाजी की याद आ गई? अच्छा मजाक कर लेते हैं दादाजी।
आपने मुझे फोन किया है तो जरूर कुछ इंपॉर्टेंट काम होगा। वैसे मैं भी आपको एक बहुत ही खास काम के लिए फोन करने वाला था। ठीक है, तो काम की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते तुम भानुशाली ग्रुप के नए सीईओ की कुर्सी पर बैठने वाले हो, तो मैंने तुम्हारी एक खास आदमी से मीटिंग फिक्स की है। एड्रेस तुम्हें व्हाट्सएप कर दिया है, तो तुम मुझसे कल मिल लेना। मुझे किसी को भी मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको भी मेरी 2 शर्तें पूरी करनी होगी। पहली शर्त, आपको आज के आज मेरे लिए एक रेयर डायमंड नेकलेस का बंदोबस्त करना होगा, और दूसरी वो मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं। और हाँ, वो काम भी बेहद खास है, जल्दी हो जाना चाहिए। नक्श पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा था और उसका एटीट्यूड 7वें आसमान पर था, जो यशवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। नक्श बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं? अभी तो तुमने भानुशाली ग्रुप ज्वाइन भी नहीं किया। ज्वाइन करने के बाद पता नहीं क्या होगा। मेरी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं? कम ऑन दादाजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है कि आपने भी अगर मुझे ऑफिस बुलाया तो कोई डिमांड पूरी करने के लिए बुलाया होगा। इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक दादाजी, आखिर तो आपका ही खून हूं ना मैं, और मेरी डिमांड पूरी हो जानी चाहिए। ये काम बेहद खास है, व्हाट्सएप कर रहा हूं, जस्ट गेट इट डन। तुम बहुत नक्श उन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास करवा रहा था और यशवर्धन उस एहसास में दबते हुए नजर आ रहे थे। फोन रखते ही नक्श ने देखा कि उसे व्हाट्सएप पर 3 मैसेजेस आए हुए हैं। एक उसके दादाजी का था और बाकी के दोनों उसकी बीवी अनिका के थे। अनिका ने उसे 10,000 रुपए भेजे थे और लिखा था, नक्श, तुमने कपड़े खरीदे? मैंने तुम्हें बोला था ना कि हम फैमिली गैदरिंग में जा रहे हैं। प्लीज भिखारियों जैसे मत आना। दरअसल अनिका के घर में आज फैमिली डिनर पार्टी थी और पिछली बार नक्श की वजह से उसे काफी कुछ झेलना पड़ा था, इसलिए उसने नक्श को इस बार पहले ही पैसे भेज दिए, जिससे जावेरी खानदान और बाकी के गेस्ट के बीच नक्श को लेकर कोई बात ना हो, वरना चित्रा और अनिका को अपना मुंह बंद करना पड़ जाता है। अनिका बेबी, अब तुम्हारे 10,000 रुपए की मुझे कोई जरूरत नहीं। मन ही मन सोचते हुए नक्श ने अपनी दूसरी शर्त को यशवर्धन तक पहुंचा दिया था। हटो। भाई साहब, गोल्डन डोमेन सोसाइटी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी सूरत की ही नहीं बल्कि गुजरात की सबसे लग्जरियस सोसाइटीज में से एक थी और इस सोसाइटी से पूरे सूरत की खूबसूरती को नापा जा सकता था। दरअसल यही वो जगह थी जहां नक्श के दादाजी ने आज उसकी एक सीक्रेट मीटिंग फिक्स की थी। लेकिन नक्श किससे मिलने जा रहा है, इस बात की उसको कोई जानकारी नहीं थी। उसने सोचा ही नहीं था कि जिस इंसान से वो मिलने आया है वो कोई और नहीं बल्कि उसका चाचा दर्पण भानुशाली होगा। ये जानकर नक्श अपने चाचा से बिना मिले ही वहां से जाना चाहता था, लेकिन तभी अचानक से उसके कान में एक आवाज सुनाई पड़ी। नक्श, पिछली बार 2.5 साल पहले लगभग मिला था तुमसे, एंड आई मस्ट से पहले से काफी अच्छे और कॉन्फिडेंट लग रहे हो। अब क्योंकि दर्पण भानुशाली ने नक्श से बात करना शुरू कर दिया था, इसलिए नक्श किसी का डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता था। हालांकि नक्श ज्यादा बात नहीं करना चाहता था और अपने चाचा की शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था। दर्शन काका, तमें सीधे पॉइंट पे आओ ने और बताओ भानुशाली फैमिली को अब मेरी क्या जरूरत है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आपकी बातों में आकर मैं भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में भूल जाऊंगा या उसका नया सीईओ बनने से मना कर दूंगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। कोई डाउट मत रखना। सो क्यों दर्शन काका, शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि आप मुझे ज्यादा परेशान करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अब भी खैतान एंटरप्राइजेस के शेयर्स मेरे नाम पे हैं। ये शेयर्स तो आप जानते हैं ना, जो आपने दादाजी और पापा को लेने से मना किया था।
और ये शेयर्स आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और बारूशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए कितने इंपॉर्टेंट है अच्छी तरह जानते हैं। तो दर्शन काका, अगर मुझे गलती से भी कुछ हो गया ना, तो जो कुछ भी आप चाहते हैं मुश्किल से मिल पाएगा, शायद कभी भी नहीं। तो आइंदा मुझे रोकने की कोशिश मत करना। भानुशाली ग्रुप ऑफ कंपनीज पूरे गुजरात में एक बड़ा नाम था। छोटे से बड़ा हर बिजनेसमैन को भानुशाली ग्रुप की सारी जानकारी थी। 4 साल पहले मार्केट में उन्हें कंपटीशन देने के लिए कोई भी नहीं था, क्योंकि उस समय भानुशाली ग्रुप का सीईओ नक्श के पिता यानी जितेन भाई भानुशाली थे। जितेन भाई को बिजनेस की सारी एबीसीडी पता थी और यही वजह थी कि उन्होंने खेतान एंटरप्राइजेस के 40% शेयर्स खरीद लिए थे। उन्हें पता था कि आगे का मार्केट कैसी करवट लेगा और वो उसका पूरा फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन ये बात दर्पण भानुशाली और यशवर्धन भानुशाली को पसंद नहीं आई और बिना कुछ सोचे समझे उन दोनों ने मिलकर जितेन भाई भानुशाली को भानुशाली ग्रुप से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जितेन भाई के जाने के बाद नक्श के चाचा दर्पण भानुशाली ने भानुशाली ग्रुप के सीईओ की कुर्सी संभाल ली। लेकिन वो अपनी कंपनी को संभाल पाने में पूरी तरह से फेल हो गए। अब उन्हें डूबते हुए तिनके का सहारा चाहिए था। और जब उन्हें पता चला कि जितेन भाई के खरीदे हुए शेयर्स आज मार्केट में तहलका मचा चुके हैं, तब भानुशाली खानदान को नक्श की याद आई। अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि नक्श के अंदर ये पावरफुल चेंजेस क्यों और कैसे आ रहे हैं। जी हाँ, नक्श के दोनों हाथ घी में जो हैं और अब नक्श से कोई मुकाबला भी नहीं कर सकता है। नक्श की बात सुनकर उसके चाचा दर्पण एकदम शॉक्ड रह गए थे। उन्होंने सोचा नहीं था कि नक्श को खेतान एंटरप्राइजेस के बारे में सब कुछ पता होगा। वो नक्श को कच्चा नींबू समझ रहे थे और नक्श निकला पका हुआ बादाम। अब उनके पास नक्श से उलझने के लिए कोई वजह नहीं थी। गोल्डन डोमेन सोसाइटी से बाहर आने के बाद जब नक्श ने अपना फोन चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर उसके एक दोस्त का मैसेज था। अबे तू कहाँ रह गया? आ रहा है ना, लेट मत कर। आखिर नक्श कहाँ जाने वाला था? नक्श के किस दोस्त की एंट्री होने वाली है? क्या नक्श आज जावेरी खानदान का फैमिली डिनर अटेंड नहीं करेगा? अगर नहीं तो उसके बाद अनिका और चित्रा का क्या रिएक्शन होगा? अगर हाँ